हेलो एवरीवन, दिस इज़ तुषार रंजन। बच्चों, हम लोगों ने ईएमआई पे जो फराडेज लॉ का टॉपिक होता है उसके 5 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर रखे हैं और ये सेकंड पार्ट है लेक्चर का जिसमें हम लोग और नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस कर रहे हैं जो हम लोगों ने एससी वर्मा बुक से सिलेक्ट किए हैं। तो हम यहाँ पे फिर से EMF इज इक्वल टू माइनस d∅/dt, इसका मतलब कि जो हमारा EMF होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। तो बच्चे, उसी के बेसिस पे हम बहुत सारे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस चेक कर रहे हैं, तो यहाँ से भी हम बहुत सारे और वेराइटीज चेक कर सकते हैं। देखो, तो बात कुछ ऐसी हो रही थी। देखो, अ कंडक्टिंग लूप ऑफ फेस एरिया ए एंड अ रेजिस्टेंस आर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड बी। मतलब कि एक कंडक्टिंग लूप है। लो भाई, ये लूप है, ठीक है ना, ऑफ फेस एरिया ए, इसका एरिया ले लेते हैं ए, ठीक है। बोल रखा है रेसिस्टेंस आर है, ठीक है, लूप है मतलब कंडक्टिंग है ना, तब कंडक्टर तो सुपर कंडक्टर थोड़ी है भैया, रेसिस्टेंस तो होगा ही। इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड बी। परपेंडिकुलर मतलब, चलो इस बार हम करते हैं, ये जो फील्ड है ना तुम्हारी तरफ आ रहा है, देखो डॉट, समझे, परपेंडिकुलर टू फील्ड, तो ऐसा रख दिए हैं। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। परपेंडिकुलर टू फील्ड द लूप इज विदड्रॉन कंप्लीटली फ्रॉम द फील्ड। लो भाई, इसको जो है कि फील्ड से कंप्लीटली बाहर निकाल दिया गया, इस लूप को कंप्लीटली बाहर निकाल दिया गया। ठीक है भैया, ये डॉट लाइन अब खत्म हो गया, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, डॉट का मतलब होता है बाहर की तरफ, तुम्हारी तरफ फील्ड आ रहा है मतलब डॉट है, ठीक है। चलो, फाइंड द चार्ज विच फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। चार्ज, अरे ये चार्ज कहाँ से आ गया सर आज? चार्ज एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर in the process, note that it is independent of shape of the loop as well as the way it is drawn। तो देखो बच्चा, एक तुमको ट्रिक बता रहा हूँ सिंपल। करेंट इज इक्वल टू करेंट, हालांकि फॉर्मूला डायरेक्ट लिखवा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे देखो ना, करंट इज इक्वल टू करंट अगर कर दोगे ना तो तुम कभी फॉर्मूला ही नहीं भूलोगे। कैसे? करंट क्या होता है? चार्ज बाई टाइम होता है। चलो सर ठीक है। और यहाँ पर करंट क्या होता है? V/R होता है, V/R लिख लो। और V/R क्या होता है? देखो, E को हम लिख सकते हैं, E को लिख सकते हैं d∅/dt। अगर मैग्नीट्यूड वाइज केवल बात करें तो चेंज इन फाई डिवाइडेड बाई टाइम। लो, याद करने के लिए परफेक्ट तुम्हारे लिए तरीका बना दिया। अब तुम क्या कर लेना, कभी मत भूलना, जो चार्ज फ्लोन होता है वो होता है चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस। तो देखो ना, चार्ज तो ये तो हमको समझ में आ गया ना कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ शेप वगैरह। तो ये जो सेकेंड पार्ट था क्वेश्चन का कि इंडिपेंडेंट ऑफ शेप, ये चार्ज होगा ऑफ ए लूप और विद किस तरह से ड्रॉ किया गया है। अरे भाई, फ्लक्स से हमको मतलब है और रेसिस्टेंस से मतलब है, और हमको किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है। अब हम देखते हैं ना, फ्लक्स मतलब क्या हो गया। फ्लक्स तो हम मानते हैं कि फ्लक्स एरिया पे डिपेंड करेगा, लेकिन एरिया तो एरिया है ना। अब कैसा भी शेप हो, मान लो एरिया अगर 2 मीटर स्क्वायर है और हम तुम शेप ऐसा ही बना दो तो वो भी चलेगा 2 मीटर स्क्वायर। तो शेप वगैरह से उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, हमको एरिया से जरूर फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि फ्लक्स जो है वो एरिया पे और मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है और एंगल पे भी डिपेंड करता है। लेकिन खास बात इस क्वेश्चन में ये है कि एंगल, एंगल क्या है बच्चे? एंगल 0 डिग्री है, तुम्हारी तरफ आ रहा है ना, और मैग्नेटिक फील्ड भी तुम्हारी तरफ है और एरिया वेक्टर भी तुम्हारी तरफ है, ठीक है। परपेंडिकुलर टू द सरफेस दिया हुआ है, मतलब एरिया वेक्टर के पैरेलल, ठीक है। परपेंडिकुलर टू सरफेस मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब एरिया वेक्टर के पैरेलल। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया बच्चा फर्स्ट ऑफ ऑल। अब दूसरी बात है, हमको क्या पता करना है? हमको पता करना है सर कि इसमें चार्ज कितना आएगा। तो चार्ज का फॉर्मूला आपने लिख दिया। अब हम आगे बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड, देखो क्या क्या लिखा हुआ है इसमें कि फेस एरिया ए है, रेसिस्टेंस आर है और मैग्नेटिक फील्ड बी है। तो हम ऊपर फॉर्मूला लगा लेते हैं, जो फ्लक्स हो जाएगा वो तो B इंटू ए हो जाएगा और डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा, क्योंकि रेसिस्टेंस आर है, फ्लक्स B इंटू ए है, और तो कुछ लिखा ही नहीं है। तो आंसर चेक कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था। तो आओ भाई, 11 का हमारा ठीक है। अब हम आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 12 के लिए बच्चे, पहले इसको हम लोग पूरा का पूरा सफाई अभियान चला देते हैं और पूरा स्वच्छता से काम करेंगे। यहाँ पर हटा भाई, जल्दी हटो जल्दी हटो जल्दी हटो, गाड़ी आई गाड़ी आई, ये देखो ये गया। चलो 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 चलो, ये नहीं जाएगा, इसमें से केवल टी जाएगा। देखो, इतना एक्सपीरियंस हो गया मुझे, अब ये पूरा चला जाएगा। ये हुई बात।
अब ये तो भाई साहब आप क्यों हैं यहाँ पर, और आप बहुत प्यारे से फॉर्मूले थे, लेकिन आप प्लीज अब यहाँ से चले जाइए। हाँ चलो आ जाओ बच्चे, देखो 12 नंबर क्वेश्चन, अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर हैज 100 टर्न्स पर सेंटीमीटर। तो हमको बोल रहा है कि एक हमारे पास लॉन्ग सोलेनॉइड है, लो भाई लॉन्ग सोलेनॉइड बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे, बनते जाएगा, टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। चलो लॉन्ग सोलेनॉइड, खैर आगे बढ़ते हैं। रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड 100 टर्न्स पर सेंटीमीटर, तो नंबर ऑफ टर्न्स दे दिया है 100 टर्न्स पर सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय पर सेंटीमीटर दे रखा है। आगे बढ़े, रेडियस कितना है इसका, 2 सेंटीमीटर रेडियस है, ठीक है 2 सेंटीमीटर, एंड कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। तो यहाँ पे जो करंट जा रहा है वो 5 एम्पियर का करंट जा रहा है। A coil of radius 1 centimeter having 100 turns and total resistance of 20 ohm is placed inside the solenoid coaxially। coaxially का मतलब होता है ना कि एक ही एक्सिस पे, एक ही एक्सिस, ये हो गया coaxially, एक ही एक्सिस से। तो हमको बोल रहा है कि 100 टर्न्स का एक कॉइल, एक कॉइल है जिसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर, मतलब 2 से कम है, तो कोएक्सियली रखा गया बच्चे। कोएक्सियली का मतलब क्या हो जाएगा, समझो बात को, ऐसे ही बताता हूँ। देख कोएक्सियल का मतलब ये हो जाएगा, और 1 ही सेंटीमीटर का रेडियस रखना है, ठीक है ना। तो ये हो गया, कोएक्सियली रखा गया, और इसका एक टर्न नहीं है, ये भी बाबू साहब बहुत गजब के हैं, इनके भी 100 टर्न है। अरे सोलेनॉइड के अंदर सोलेनॉइड बोल सकते हैं क्या, नहीं सर इसको आप कॉइल ही बोलो तो अच्छा रहेगा, चलो ठीक है उससे क्या मतलब है, लेकिन ये 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है, जो 100 टर्न्स है। चलो अब देखें आगे, देखो तो आगे क्या बोल रहा है, अ कॉइल इज 20 ओम एंड अ टोटल रेसिस्टेंस ऑफ 20 ओम रेसिस्टेंस भी है ये हरे वाले का, जिसपे हमने हरा रंग डाला, ये 20 ओम का रेसिस्टेंस भी कैरी कर रहा है रे बाबा। चलो ठीक है, इज प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड कोएक्सियली, कोएक्सियली समझ गए ना, ये होता है कोएक्सियली सीधा, ये देखो सीधा, ठीक है। द कॉइल इज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर, ठीक है भाई मान लेते चलो ना, इसमें गैल्वेनोमीटर है। इफ द करेंट इन द सोलेनॉइड इज रिवर्स्ड इन द डायरेक्शन, मतलब ये 5 एम्पियर को ऐसे करके फिर ऐसे कर दिया गया, घुमा दिया गया, 5 एम्पियर ही है लेकिन घुमा दिया गया, इनिशियल और फाइनल, पहले लाल बत्ती फिर हरी बत्ती, ठीक है। टू अ गैल्वेनोमीटर, द करेंट इन सोलेनॉइड रिवर्स डायरेक्शन, फाइंड द चार्ज फ्लोन थ्रू द गैल्वेनोमीटर। ये चार्ज फ्लोन कैसे निकलेगा, चार्ज फ्लोन का हमने सर इतना तो पता लग गया है पिछले न्यूमेरिकल से कि चार्ज फ्लोन होता है चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस, है ना, और रेसिस्टेंस दे रखा है, और फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर किस में लगा हुआ था, गैल्वेनोमीटर तो हरे वाले कॉइल में रखा हुआ था, तो गैल्वेनोमीटर से कितना चार्ज फ्लो होगा, मतलब इस हरे वाले कॉइल से कितना चार्ज होगा, मतलब इस हरे वाले कॉइल का रेसिस्टेंस नीचे रखना है, और हरे वाले कॉइल का, या फिर हम बोलें हरे वाले, ये तो रेसिस्टेंस नीचे रख दिया, और हरे वाले कॉइल से जो चेंज इन फ्लक्स आएगा ना उसको ऊपर रखना है। हम देखो एक पहले लेक्चर में एक चीज़ तुमको लास्ट में बताए थे कि भाई अगर कोई चीज़ का डायरेक्शन बदलता है और प्लस से वो माइनस हो जाता है और तुम फिर चेंज निकालो तो डबल हो जाएगा। जैसे एक बॉल फेंक के मारे और बॉल इधर आ गया तो चेंज इन वेलोसिटी 2v हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस v था एक माइनस v है, दोनों को माइनस करोगे तो बेसिकली मैग्नीट्यूड 2v आएगा, ठीक है, मोमेंटम 2mv आ जाएगा। तो वही यहाँ पर है, करंट का डायरेक्शन अपोजिट कर दिया और हमको चेंज निकालना है, तो करंट के डायरेक्शन को अपोजिट करने के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण हम बोल सकते हैं जो हम चेंज इन फ्लक्स निकालेंगे ना उसमें इनिशियल वाला मैग्नेटिक फील्ड से जो फ्लक्स आया है, फाइनल वाला जो मैग्नेटिक फील्ड से फ्लक्स आया है, दोनों को माइनस करना पड़ता है और इसके कारण 2 टाइम्स हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ बी, मैग्नेटिक फील्ड है ना, एक्चुअली बी प्लस माइनस और माइनस बी ऐसा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 2b, क्योंकि करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया है। और एरिया, तो एरिया रहेगा, एरिया किसका लेना है,
जिससे फ्लक्स निकाल रहे हो भाई, ये फ्लक्स निकाल रहे हो, उसी का एरिया लोगे ना, उसी से ना फ्लक्स गुजरेगा। ठीक है, तो अब देखो बच्चे, अब हमको यहाँ पर कुछ ध्यान रखना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसे आएगी। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जरूर आएगी अगर हमको सोलेनॉइड से गुजरता हुआ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला और उसका प्रॉपर्टी पता है तो। और देखो ना यार, लॉन्ग सोलेनॉइड बोला है तो टेंशन है क्या तुमको? लॉन्ग सोलेनॉइड का तो आसान सा ही फॉर्मूला बनता है। क्या बनता है? म्यू नॉट आई एन बनता है, बस, है ना। वैसा सोलेनॉइड रहता म्यू नॉट आई एन बाई टू कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, ये भी फॉर्मूला बनता है, लेकिन ये फाइनाइट सोलेनॉइड का बनता है। ये थीटा वन होता है, ये थीटा टू होता है, थीटा वन और थीटा टू। कुछ कुछ याद आया वो भी रह सकता था, नहीं है खुशियाँ मनाओ कि अभी म्यू नॉट आई एन पे काम हो जाएगा। और एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स बिल्कुल नहीं होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका वैल्यू रख सकते हैं पहले। और यहाँ पर ये जो कॉइल है ना, ये एक जो फ्लक्स निकला है, बहुत प्यारा सा बात बता रहा हूँ। देखो, जो यहाँ पे हमारे पास जो हमने ऊपर लिखा ना 2 टाइम्स ऑफ बी ए, ये तो एक सर्कल से गुजरा है। ऐसे पता नहीं कितने 100 सर्कल्स दे रखे हैं। देखो देखो, 100 टर्न्स भी दे रखे हैं ना, तो 100 टर्न्स का कुछ तो इज्जत करो। 100 टर्न्स का हमको इज्जत करेंगे तो हमको फल अच्छा मिलेगा। देखो, हम ये 100 टर्न्स अलग चीज़ हो गया, और ये 100 टर्न्स पर सेंटीमीटर सोलेनॉइड का है, तो हम 100 टर्न्स का इज्जत यहाँ पे करेंगे और इसको 100 लिख देंगे। यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो फाइनली हम यहाँ पर ध्यान रखना बच्चा, अब आओ बी का वैल्यू निकालते हैं। बी कितना हो जाएगा? बताओ बताओ, बी हो जाएगा सर 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, और करंट दिया हुआ है 5 एम्पियर, और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट 100 पर सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है? -2, समझे ना। तो ये कर लिया। उसके बाद हमारे लिए ये फॉर्मूला इंतजार में बैठा हुआ है, तो इसको ज़्यादा इंतजार थोड़ी करवाएंगे। अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इसको, इस बाबू साहब को पहले हटाओ। आप प्लीज़ 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 जाइए यहाँ से बिना सबको मिटाए हुए। हाँ ठीक है, और देखते हैं आगे की बात। तो आ जाओ, हमको चार्ज फ्लोन तो निकालना है, तो कैलकुलेट द चार्ज फ्लोन। क्यों निकालना है? तो ये हो जाएगा 100 टाइम्स, ऊपर देखो 2, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड कितना आया? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 5 मल्टीप्लाइड, और ये 100 ऊपर चला गया, और डिवाइडेड बाई, अरे यार अभी तो एरिया भी लिखना था, ये तो बहुत भारी पड़ गया। मैग्नेटिक फील्ड ही है केवल यार, ये तो एरिया कितना हो जाएगा? तो ये एरिया किसका लेना पड़ेगा? ये हम फ्लक्स निकाल रहे हैं ना, तो इसका पाई आर स्क्वायर, मतलब यहाँ लिख दें। यहाँ पे हम थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं। अरे सब व्यवस्था है, तुम टेंशन ना लो। ये देखो उधर चार्ज निकल रहा है, बस ध्यान रखना। आ जाओ, यहाँ पे एरिया पाई आर स्क्वायर, रेडियस 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, मतलब हो गया 10⁻⁻4 मीटर, है ना। हिम्मत, हरकत और होशियारी से काम करते रहेंगे हम यहाँ पे। आ जाओ, अब यहाँ पे नीचे में 20 है, ठीक है। तो हम तो अब इसके छक्के छुड़ा देंगे। हमको बहुत परेशान किया है ये कैलकुलेशन, और हम चुन चुन के बदला लेंगे। तो बदला लें, ये पहला बदला कैंसिल, ये दूसरा, नीचे की सफाई, और 1 2 3 4 से 1 2 3 4 इतनी खुशी से कट गया। पाई पाई परेशान करने के लिए आई। देखो अब ये हम 40 लिख लेते हैं, और 10⁻⁻7, तो चलो ठीक है यार, क्या करें। और यहाँ पे 5 है, और पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर मतलब 9.8 के लगभग होता है यार, 3.14 3.1 9.8 के लगभग होता है। और यहाँ पर आ जाएगा 5 4 जा 20, और हम बस ये देख लें कुछ छूट तो नहीं रहा है, मोगेम्बो से डरना है। 4 5 जा 20 हो गया, और ये ऐसा आ गया 10⁻⁻7 आ गया, 9.8 आ गया, और सॉरी 9.8 आ गया। हमें को याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि ऐसा होता है। तो 19.6, देखते हैं आंसर इसका क्या आ रहा है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर ये कितना था? 12 था ना। देखा जाए थोड़ा सा आंसर का झलक
झलक लिया जाए तो उससे पता लग जाएगा कि किस गली जा रहे हैं, अपना कोई ठिकाना नहीं। तो ये हमारा आंसर ऐसा, इसको मान लो 9.8 को नियरली इक्वल टू अगर 10 मान लेंगे तो यहाँ पर हमको 10 to इसको इसमें समा दो तो क्या हो जाएगा, ये इसमें मिल गया तो -5 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, और ये इससे मिल गया तो 10 to the पावर -4 हो जाएगा, और फिर 2 हो जाएगा, 2 इंटू 10 to the पावर -4 हो रहा है। और लेट अस चेक दिस आंसर। तो इतना कूलम बिल्कुल ही सही जवाब कंप्यूटर जी, और आप लिखते हैं है ना -1 करोड़ रुपया। देखो तो ये हो गया, ठीक है। तो अब आगे बढ़ सकते हैं ना, चलिए लेट अस सी नेक्स्ट स्लाइड। हाय रब्बा, ये देखिए इसके क्या क्या क्वेश्चन रहेंगे। The north pole of a magnet is brought down along the axis of a horizontal coil। तो देखो भैया, ये एक मैग्नेट है, इधर साउथ पोल है और इधर नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल जो मैग्नेट का है उस ब्राउट मतलब नीचे लाया गया है, इज ब्राउट डाउन अलोंग द एक्सिस ऑफ अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर कॉइल। तो ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर कॉइल का प्यारा सा एक्सिस है, और इससे इसके अलोंग इस नॉर्थ पोल को और पास लाया गया है ब्राउट डाउन। एज अ रिजल्ट द फ्लक्स थ्रू द कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0.35 वेबर टू 0.85 वेबर। भाई डायरेक्ट इस बार क्वेश्चन में फ्लक्स ही दे दिया, बोला कि बी डॉट ए सब नहीं लगाना है, फ्लक्स ही दे दिया। तो फ्लक्स फाइनल कितना हो गया 0.85 बढ़ रहा है ना, और फ्लक्स इनिशियल कितना हो गया। देखो मज़ेदार बात बताऊँ तुमको, ये फ्लक्स बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि अभी कुछ लाइंस, मान लो 2 ही लाइंस थी, ये तीसरा लाइन बाहर जा रहा था, ये और करीब आया, ये तीसरा भी इसके अंदर से घुस के निकलेगा। ओ हो, सही बात है, 100% करेक्ट है सर, आ जाइए। तो ये वेबर हो गया, फ्लक्स दे रखा है पहले से, वेबर से तुम ऐसे भी मैनेज कर सकते हो, समझ सकते हो। अब देखो आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है इंटरवल ऑफ हाफ सेकेंड, आधे सेकेंड में ही ये घटना घट गई। ये जो घटना घटी है ये केवल 0.5 सेकेंड में घटी है। हमको निकालना है फाइंड द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस इन द पीरियड। एवरेज ईएमएफ सर, ये तो एवरेज ही ईएमएफ हर बार पूछ देते हैं, और इसका वैल्यू भी आपको पता है, ऐसे करके हम लोग निकाल लेते हैं। इंड्यूस्ड इन द, अब हमसे पूछ रहा है इंड्यूस्ड दिस पीरियड, इज द इंड्यूस्ड करेंट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एज यू लुक इनटू द कॉइल फ्रॉम द साइड ऑफ द मैग्नेट। देखो भाई, हम साइड ऑफ द मैग्नेट से देखेंगे तो हमको क्लॉकवाइज, साइड ऑफ द मैग्नेट मतलब यहाँ से है ना, मतलब इस साइड से, हम इस साइड, ये दूसरे साइड ऑफ द मैग्नेट हो गया ना, इससे नहीं देखना है, इस साइड से देखना है। तो हमको बताना है कि क्या एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज होगा, तो वो तो हम पहले ही बता देते हैं तुमको यार। देखो नीचे जब आ रहा है ना मैग्नेट, जब नीचे आ रहा है, जैसे ही मैग्नेट नीचे आ रहा है तो जो कॉइल से फ्लक्स बढ़ रहा है, और लेंज लॉ कहता है कि जो चीज़ चेंज होगा उसको अपोज करो। बढ़ रहा है तो बढ़ने को अपोज करो, बढ़ने को अपोज करने के लिए ऐसे घुमाना पड़ेगा। अब देख लेता हूँ ना, ये जो है थंब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो करंट का डायरेक्शन कैसे आया, मुझे साफ साफ दिख रहा है। देखो किस तरह से घूम रहा है, ये घूम रहा है, पहले बज रहा है यहाँ पर 9, फिर बज रहा है 6, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले तो हमको समझ में आ गया भैया कि ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसका आंसर हम चेक कर ही लेंगे पहले तो एंटी क्लॉकवाइज। और हमारा दूसरा जो काम हो जाएगा वो हम देख लेंगे कि हाँ ईएमएफ क्या आएगा, तो ईएमएफ तो तुम भी निकाल सकते हो, चेंज इन फ्लक्स डिवाइड बाय टाइम कर दोगे ना तो आ जाएगा। ये सवाल नंबर हम लोग 14 कर रहे हैं, और 14 सवाल का जवाब हमारे सामने ये रहा कि हमारा एंटी क्लॉकवाइज आ गया ये। ठीक है, अब दूसरी बात करें कि भाई साहब ईएमएफ की वैल्यू -d∅dt, तो φ2 ये देखो 85 माइनस 35 डिवाइडेड बाय टाइम कितना था, 0.5 सेकंड था ना। चलो ठीक है भाई, 5 से 5 गया, 0 बच गया, 8 से 3 गया, 5 बच गया, पॉइंट आ गया, 0 आ गया, और एक माइनस गिफ्ट में मिला है। ठीक है चलो, और ये 0.5, अब ये डेसिमल हटेगा तो यहाँ पे एक 0 आएगा, ये डेसिमल हटेगा यहाँ पे 2 0 आएगा,
और ये कट के 10 हो जाएगा, ये 10, अरे 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 अरे, इसका देर ना हो जाए, ये 1। आंसर इसका जो आया है ना बच्चे, इसका आंसर हमारा 1 आ रहा है। ठीक है, माइनस है लेकिन अगर साइन के साथ देखोगे तो आंसर में हमको 1 दिया हुआ है, क्योंकि ईएमएफ का वो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। मैग्नीट्यूड बताइए 1 वोल्ट। आंसर समझ में आया? इस बार तो डायरेक्ट फ्लक्स ही दे दिया था और मैग्नेट ऊपर से गिरा दिया था। ये भी क्वेश्चन आता है कि मैग्नेट का जी से क्या रिलेशन है, तो जो मैग्नेट जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन जो इसका होगा ना वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कम हो जाएगा, क्योंकि नीचे गिर रहा है लेकिन मैग्नेट उसको अपोज करेगा ना। चेंज को मैग्नेट अपोज करता है, तुम मत आओ मेरे तरफ, दूर जाओ, उल्टा मैग्नेटिक फील्ड, रिपल्सन। तो तुमको समझाने के लिए मैं बता देता हूँ होता क्या है। यहाँ पर ये मैग्नेट नीचे आ रहा है ना, तो ये जो कॉइल है ये अपना मैग्नेट बना लेगा इधर ऐसे, और उसका भी नाम रख देगा नॉर्थ। ये नॉर्थ था ना, तो उसका भी नाम रख देगा नॉर्थ, क्योंकि मत आओ मेरे पास, हमको रिपल्सन देना है, और नहीं रिपल्सन मिलेगा तो ये इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो स्मॉलर देन जी हो जाएगा। चलो ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया सुन रहे हो। क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए भाई, देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। ये हमारा अभी भी ये क्वेश्चन जो है, इसको हटाओ सारा कुछ, तभी तो देख पाएंगे। हटाइए ना सर, तो फिर आप ही हटाइएगा ना। ये चलिए गेम खेल रहे हैं, बताओ इसमें कौन कौन सा हटेगा कौन कौन सा नहीं हटेगा, कौन कौन सा हटेगा कौन कौन सा नहीं हटेगा। मेरा चैलेंज है कि नीचे वाला जो 1 पे जो गोल है ना माइनस वाला, वो नहीं हटेगा। वाह सर, ये कैसे किया, ये हटा दो अब। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 आ जाते हैं। अ वायर लूप confined in a plane is rotated in its own plane with some angular velocity। तो एक वायर लूप है, ये इसी लूप में कन्फाइंड है। एक डायग्राम यूज करें बच्चों, मज़ा आएगा थोड़ा सा। डायग्राम है भी कि नहीं इस एप्लीकेशन में? है, ठीक है। तो एक ऊपर देखो, एक ये जो हमारे पास ये जो लूप है वो कन्फाइंड है घूमने के लिए, ऊपर ही घूमने के लिए कन्फाइंड है ये, ठीक है। तो कन्फाइंड है मतलब इधर ही घूम सकता है, ऐसे ऐसे अपने प्लेन में ही घूम सकता है, मतलब प्लेन से बाहर आके ऐसे नहीं घूम सकता है ओमेगा से, तुम्हारे तरफ नहीं आ सकता है ये प्लेन से बाहर निकल के। ये ऐसे ही गाड़ी बस चक्का ये पहिया आगे चल सकता है ना। हम आगे चलेंगे ऐसे वेलोसिटी हो सकता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और बोल रहा है रोटेट कर रहा है तो हम ट्रांसलेट ना ही करवाएं, लेकिन तुम समझाने के लिए बताया तुमको। तो ये बात हो गई। इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन द रीजन, फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप। तो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा है कि रीजन में, इसी रीजन में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये रहा। अब हमको बोला गया कि इसमें घूम रहा है, ये घूमे जा रहा है ओमेगा से, कुछ वेलोसिटी v से, एंगुलर वेलोसिटी से। तो ईएमएफ आएगा कि नहीं आएगा पहले ये बताओ ना। ईएमएफ एक्चुअली चेंज इन फ्लक्स से आता है। अब भाई कैसे ईएमएफ आएगा, ये वहीं पे घूम रहा है, वेलोसिटी से आगे नहीं जा रहा है, तुमको समझाने के लिए बताया था, धोखा मत खा जाना। तो इसको हम ना तुम्हारे सहूलियत के लिए हटा ही दे रहे हैं, तुम बोलोगे कि सर ठीक है। तो ये हो गया। अब भाई अंदर में तुम देखो, अंदर में जो मान लो 5 फील्ड है, या फिर यहाँ देखो मान लो 4 फील्ड है, तो 4 का 4 ही रहेगा ना। तुम इसको ना बहुत तेज घुमा दो, इतना तेज घुमा दो कि है ना कि पूरा इसका चक्का तुम्हें पता ही ना लगे कि कौन पार्ट कहाँ पर है, ऐसे तो घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, लेकिन 4 ही ना क्रॉस कर रहा है अंदर से। तो फ्लक्स चेंज हुआ क्या? नहीं सर, फ्लक्स चेंज नहीं हुआ, क्योंकि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है फ्लक्स का फॉर्मूला, वो तो चेंज ही नहीं हुआ। भैया अगर चेंज नहीं हुआ है फ्लक्स, तो काहे का ईएमएफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स नहीं होगा तो ईएमएफ भी नहीं होगा। तो इसका आंसर 0 होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, और हमारे पास अब बचा है क्वेश्चन नेक्स्ट। लेट अस सी, आ जाओ बच्चे, आखिरी सवाल का आखिरी जवाब हम दे देंगे आज। A uniform magnetic field भी exist in a cylindrical region। लो भाई cylindrical region है ना, तुम्हारे तरफ से मेरे तरफ एक सिलेंडर आ रहा है, cylindrical region of radius 10 सेंटीमीटर। बहुत खुशी हुई 10 सेंटीमीटर सुन के, रेडियस दिया हुआ है और क्या। As shown in the figure, a uniform wire of length 80 सेंटीमीटर and resistance 4 ohm is bent into the square frame।
इस वायर की बात कर रहा है, इसको बेंड कर दिया है स्क्वायर फ्रेम में, और अ वायर ऑफ लेंथ 80 सेंटीमीटर। भाई साहब 80 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 4 करोगे तो आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, मतलब इधर चलो ठीक है, सही बोल रहा हूँ कि चलो 20 सेंटीमीटर ऐसे आ गया। प्लेस्ड विथ वन साइड अलोंग द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर रीजन, तो ये वन साइड दिख ही रहा है, अलोंग द डायमीटर लो और ऐसा कर दो, साफ साफ दिखाई दे दिया सर, है ना। आपको तो इंक भी बर्बाद नहीं हो रहा है क्योंकि हम पेन टैप से बना रहे हैं। इफ़ द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज एट अ कांस्टेंट रेट, लो भाई हमको dV/dt दे रखा है, ऐसा बोल सकते हैं कि हमको dV/dt दे रखा है, dV/dt कांस्टेंट रेट है, वो अच्छी बात है, सुंदर बात है। 0.010 कैसा कैसा होता है, 0.010 टेस्ला पर सेकेंड। फाइंड द करंट इन द फ्रेम, करंट क्या होता है, करंट होता है, करंट इन द फ्रेम पूछा है, ठीक है। सिलिंड्रिकल रीजन इस बार दिख रहा है, ये कॉइल गोल सा, इसमें नहीं करंट आएगा, इसमें करंट थोड़ी, इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो रीजन है कोई, ये गोल रंग का रीजन है, पता भी नहीं क्या है हमको। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सिलिंड्रिकल रीजन, ये कोई लूप नहीं है। एससी वर्मा का यही सब खासियत होता है कि कंसेप्ट को क्लियर कट बताते हैं। तो ये देखो, ये कोई लूप वूप नहीं है, वायर का कंडक्टिंग लूप नहीं है, बस दिख रहा है ऐसा गोल सा, ये बस एक रीजन है। रीजन का मतलब ये ऐसे सिलेंडर बना हुआ है, ठीक है, जो तुम्हारे से मेरी तरफ जा रहा है, उसमें ये बेचारा कॉइल थोड़ा सा फंस गया है ऐसे करके, आधा अंदर आधा बाहर। तो भाई साहब आधा तो अंदर है, आधा अंदर इन द सेंस कि आधे मैग्नेटिक फील्ड पे तो कब्जा है, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया हमको लेना पड़ेगा फ्लक्स के लिए, इसका आंसर होगा πr²/2। तो करंट निकालना है, E/R करना पड़ेगा। रेसिस्टेंस आई होप हमको 4 ओम का रेसिस्टेंस दे रखा है, तो हम लिख लेते हैं 4। और EMF का मतलब क्या होता है, d∅dt। अब d∅dt तो होता है सर, लेकिन आप साथ में ये बताओ, ये 1/4 कर दिया, BA भी तो होता है ना यहाँ पे, BA/dt, ठीक है। और ये 1/4 तो रहेगा ही क्योंकि ये रेसिस्टेंस है। अब हाथ का काम ऐसा है कुछ, और हाँ देखो बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कितना, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, एरिया कांस्टेंट है, ये वाला एरिया, ठीक है। तो इसको एरिया को बाहर निकाल लें, इस वाले एरिया को बाहर निकाल लेते हैं डिफ्रेंसिएशन से, πr², अब 2 × 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, केबल और केबल, dV/dt बचेगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, अब हम मार्कर बदलेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, हाँ मज़ा ही नहीं आ रहा था, ठीक है। अब स्ट्रेस हो रहा होगा थोड़ा सा। πr², रेडियस कितना है यार, सर किसका रेडियस हमको तो पता भी नहीं लग रहा है, dV/dt कितना है यार, हाँ सर ये तो इधर आप छुपा ही दियो, तब कैसे पता लगाओगे। 0.0 रेडियस है 10 सेंटीमीटर, और ये 0.01, तो अब याद रहेगा, रेडियस है 10 सेंटीमीटर, तो 10⁻⁻², मुझे तो ऐसा लग रहा है कि r² करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, और dV/dt 0.01। आ जाओ देखते हैं, π/8 तो चल ही रहा है साथ में, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁻1 हो जाएगा, स्क्वायर होगा तो 10⁻⁻2 हो जाएगा, और ये ऑलरेडी 10⁻⁻2 है। ऐसे क्यों करते हो भैया, π/8 आया है, π/8 का मतलब 3.14 /8 आया है शराफत से, है ना। करंट की ये वैल्यू आ रही है, अब हमको चेक करना पड़ेगा यार कि ये वैल्यू सही आ रही है कि नहीं। तो 3.14 डिवाइडेड बाई पाई को ही डिवाइड किया है 4 × 2 से, 4 × 2 ठीक है, तो ये सही वैल्यू आ जाएगी हमारी, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये वैल्यू जो आएगी हमारी वो आ जाएगी 3.9 × 10⁻⁻5 -5। ये माइनस कहाँ से आया, तो देख लेते हैं। यहाँ पर जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड आया है, और हमको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया था, तो यहाँ पर -2 ऐसा किया था, इसका स्क्वायर कर लिया था, इसका कोई टेंशन नहीं है। और कुछ बताइए, तो हम सुने आपकी बात। यहाँ पर तो हमारा सवाल का जवाब है लगभग 3.9 × 10⁻⁵, और यहाँ पर से हमारे सामने dV/dt का वैल्यू भी आ गया है, रेडियस स्क्वायर सब सही किया था हमने, तो ठीक है। आई होप यहाँ पर हमको कैलकुलेशन एक बार
चेक करना पड़ सकता है, जिसको हम कुछ छोटा करेंगे तभी चेक होगा ये। तो कोई बात नहीं, देखते हैं ना एक बार फिर से। तो यहाँ पे -2 हो जाएगा और -2 मिलकर ना -4 बना देगा, समझे बात को। ये -1 ये तो हो ही गया था ऐसा करके, -1। अब -1 ऊपर में 2 है तो -2 बन गया यहाँ से, और -2 बन गया ये ऊपर वाला से, तो ये -4 बना देगा। -4 बना के, समझे बात को, -4 बना के यहाँ पर क्या कर लेगा, जो 3 पॉइंट हमारा जो आंसर दिया हुआ है 9, यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया था, उसका टेक केयर कर लो। -2 ऊपर में है और 0.01 का मतलब होता है 10⁻² ही होता है, तो बस खत्म कहानी, -4। तो जय श्री राम, हमारा काम तो बहुत अच्छे से हो गया और सारे आंसर हमारे मैच कर गए, और हम लोगों ने फैराडेज लॉ के बहुत सारे वेराइटीज़ देख लिए, और वो वेराइटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि कभी कभी हमारा वो घूम रहा था, लेकिन पहिया घूमने के बाद भी वो उसका घूमने का तरीका प्लेन नहीं था, कुछ ऐसा था कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था और ईएमएफ भी 0 आया था। ठीक है, तो वो वाला ये जो क्वेश्चन हम देखे थे बहुत इंपॉर्टेंट था। कहीं कहीं पे एवरेज ईएमएफ निकालना पड़ा, कहीं कहीं पे हम लोगों ने ये मैग्नेटिक फील्ड में चेंज, रेट ऑफ चेंज दिया हुआ था, वो सबसे भी एवरेज ईएमएफ निकालना पड़ा। कहीं पे एरिया का कभी अंदर जाना कभी बाहर आना, तो उससे फ्लक्स चेंज हो जाता है। तो चलो बच्चे, ठीक है, फैराडेज लॉ पे हमारा काम खत्म हुआ। अब आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं, फिर अब नेक्स्ट क्लास में कभी मिलेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय।